नमस्कार दर्शकों, डीडी पूर्वे के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज शुक्रवार है और आप सब जानते हैं कि शुक्रवार के दिन हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष आते हैं, आपको जागरूक करने के लिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपके माध्यम से और कई सारे लोग जागरूक हो सकते हैं। मानव शरीर वर्तमान समय में कई सारी बीमारियों से जूझ रहा है। कई सारी बीमारियां, पिछले 2 साल के पहले हमने सुना कोविड, और कई सारी बीमारियां उससे पहले, और आने वाले सालों में भी शायद हम सुन सकते हैं कई सारी नई बीमारियां। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कई वर्षों से हमारे साथ हैं। इन बीमारियों का दर्द हर एक मनुष्य को अपने जीवन काल में कभी ना कभी उठाना पड़ता है। ऐसे कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी वेदना या एक ऐसी परेशानी या एक ऐसा दर्द होता है जो मानव शरीर में हमेशा हरदम मानव शरीर के साथ जुड़ा रहता है, विशेषकर जब उनकी आयु बढ़ती जाती है और ये बीमारी उनके साथ जुड़ती जाती है। वैसी एक बीमारी का नाम है आर्थराइटिस, और इस बीमारी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर नीतीश कौरा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि समय ऐसा है कि 5 बजे का है और कई सारे लोग इस वक्त हमसे जुड़ना चाहते हैं, और कई सारे लोग जुड़ते हैं लेकिन इस वक्त वो घर पे नहीं होते हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हमारा सोशल मीडिया एक्स @DDK_पोर्ट ब्लेयर, हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो दर्शकों, इसके अलावा हमारा जो फोन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। विषय पर संबंधित जो भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अहम विषय आज हमने चुना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम इसलिए क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। सर, सबसे पहले जो शब्द हम आर्थराइटिस सुनते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो जनरली जो होता है हम मुझे एक ही चीज समझ आता है कि घुटनों में जो दर्द होता है उसे केवल ही आर्थराइटिस कहते हैं। एक्चुअली ये होता कैसा? देखिए, आर्थराइटिस बेसिकली उस बीमारी को कहते हैं जिसमें जोड़ों को नुकसान पहुंचता है। तो ये केवल घुटनों से रिलेटेड नहीं है। जी। शरीर में जितने भी जोड़ हैं, चाहे वो कंधा हो, चाहे वो घुटने हो, चाहे वो हिप्स हो, या हाथ पैर के छोटी छोटी उंगलियों के जोड़ हों, किसी भी जोड़ के दर्द जो होता है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। एक्चुअली आर्थराइटिस शब्द 2 शब्दों से बना है। आर्थ मतलब जॉइंट, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम हिंदी में आम भाषा में कह सकते हैं कि जोड़ों को क्षति पहुंचना। तो जोड़ों को क्षति पहुंचाने वाली जो बीमारियां हैं वो सब आर्थराइटिस के अंतर्गत आती है। ओके। तो यदि हम इनके प्रकार की बात करें, क्योंकि एक बीमारी है जैसे आपने कहा कि हर एक पार्ट में हो सकता है, तो इनके प्रकार भी अलग अलग होने चाहिए। तो इनके प्रकार के बारे में कुछ जानिए। देखिए, आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हम देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आर्थराइटिस हैं, जैसे कि गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा कम पाया जाता है, पर कॉमनली जो देखा जाता है हमारे, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये 2 मेन प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। ओके। तो यदि हम इनके कॉजेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर ये होता है तो किसी कारण से होना चाहिए इनको, तो जनरली कई सारे चीजों के लिए अलग अलग ट्रॉमा वगैरह होता है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कारण होता है? हाँ, देखिए, अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस के अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव डिजीज है। उम्र के साथ साथ जो जोड़ों में नॉर्मल घिसाव आता है, जोड़ जो घिसते हैं, जोड़ों का गैप कम हो जाता है, हड्डियां आपस में टच होने लगती हैं, जो आम भाषा में कहते हैं कि जोड़ों का जो तेल है वो खत्म हो जाता है, जोड़ सूख जाते हैं, जो आम भाषा में कहते हैं। जो बेसिकली जो जॉइंट फ्लूइड होता है, जो जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है, जब वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो हड्डियां जो आपस में टच करती हैं उनके बीच का स्पेस कम हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली जो है वो 45-50 इयर्स के बाद देखा जाता है। हालांकि पहले के ज़माने में 60 एंड अबव को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता था, पर आज के ज़माने में विद चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड विद
मे बी वी कैन से रॉन्ग लाइफस्टाइल हैबिट्स, तो ये बीमारी जो है अब वो एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा एंड शरीर का अनफिट रहना। तो जो बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम पहले 60 या अबव देखते थे, अब वही चीज़ जो है हम 45 इयर्स के लोगों में भी देखना शुरू कर चुके हैं। तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड होता है, लेकिन आज के ज़माने में ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बन चुका है। दूसरा हम कहेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो कंपैरेटिवली यंगर पॉपुलेशन में पाया जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन की जो ग्रुप है वो नॉर्मली 20, 30, 40 इयर्स के एज में, मुख्यतः महिलाओं में, कोई खास कारण नहीं है इसका, पर मुख्यतः महिलाओं में पाया जाता है। तो ये बीमारी जो है जोड़ों की, ये काफ़ी पहले ही इफेक्ट कर देती है। तो ये इनका बीच में एज डिफरेंस है। और कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आज तक नहीं पता है। बहुत सारी थियरीज हैं, जेनेटिक थियरीज हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं इसको, यानी कि जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो बाहर की बीमारियों से, बाहर के कीटाणुओं से लड़ने के काम आती है, वो किन्हीं कारण से अपने ही शरीर के सेल्स को अपना दुश्मन समझने लग जाती है और उन्हीं को मारना शुरू करती है। तो जब ये काम इम्यूनिटी जो है, अपना ही इम्यून सिस्टम अपने जोड़ों के अगेंस्ट हो जाता है, तो ये बेसिक पैथोलॉजी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। और इसके अलावा एक और जो आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस, वो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो उसमें क्या है कि यूरिक एसिड एक कंपोनेंट है जो हमारे ब्लड में रहता है, जिसके लेवल्स जो है वो नॉर्मली 7 के नीचे रहने चाहिए। जब यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं शरीर में, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जोड़ों में जाके जमा होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्रिस्टल्स जमा होते 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 एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं, ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। हमारा नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और विषय भी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बहुत ही अहम विषय, जैसे आपने डॉक्टर साहब से सुना था कि एक समय ऐसा था कि जब 60 वर्ष के ऊपर जो आयु थे उन लोगों को ये बीमारी होती थी, लेकिन आज धीरे धीरे करके 40 तक पहुंच चुकी है। मे बी ये हो सकता है कि आने वाले सालों में ये और कम होकर कहीं ना कहीं 30-35 भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अलार्म हमारे लिए है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग टाइम आ चुका है हमें ये समझने के लिए कि किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से हम शुक्रवार की शाम आपको लेके आते हैं स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप समझें, इसको जागरूकता के रूप में ले और समझे कि किस प्रकार आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी अहम मुद्दे को लेते हुए हमने हमेशा आपके लिए और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इन सबों के लिए जो है इस विषय को यहाँ पे रखा हुआ है। सर, सिम्टम्स क्या होते हैं और किस प्रकार, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफस्टाइल होती है या फिर उसका जो डेली का रूटीन होता है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता है। एक समय ऐसा था कि जब व्यक्ति भागता था, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी के कारण वो जो है एक्टिवनेस कम हो रही है। कैसे हम इसे समझें? देखिए, सिम्टम्स, पहले तो सिम्टम्स की बात करता हूँ। जो कॉमन सिम्टम है किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, वो दर्द है, पेन, जोड़ों में दर्द का होना, जोड़ों में सूजन का होना। दर्द होता है, सूजन होती है, प्लस जोड़ों का चलना कम हो जाता है, जिसे हम स्टिफनेस कहते हैं, अकड़न। जोड़ जो है अकड़ जाते हैं, जो उनका नॉर्मल चाल है, एक पर्टिकुलर उनका रेंज ऑफ मोशन होता है, वो कम हो जाता है, वो कम मूव करते हैं। तो पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्टिफनेस हो गई, और इसके अलावा डिफॉर्मिटीज। आर्थराइटिस में जो है जोड़ टेढ़े भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम घुटने को ले लें, घुटने के 2 कंपार्टमेंट हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जब किसी एक कंपार्टमेंट पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू द अदर कंपार्टमेंट, तो जोड़ जो है वो बेंड होना शुरू हो जाता है। जिसको हम, जैसे हमने देखा होगा बहुत लोगों को, स्पेशली उम्र दराज लोगों को, जो थोड़ा सा टेढ़ा होके चलते हैं या जिनको वैडलिंग कहते हैं, वो झुक के चलते हैं। तो ये सब जो टेढ़ापन है, डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं, ये इनमें आ जाता है। तो पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, डिफॉर्मिटी, ये मेन चीज़ें हैं जो आर्थराइटिस में पाई जाती हैं। पर इनका भी एक पर्टिकुलर रूप होता है, जैसे आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं हम जिसे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द जो है वो
मनुष्य को सवेरे उठ के ज़्यादा होता है, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि सुबह उठने पर उसके हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द है या स्टिफनेस है, जो कि नॉर्मली जो मेडिकल भाषा में 1 घंटे तक रहती हो। कई बार पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम जब सवेरे उठते हैं तो हम अपना काम नहीं कर पाते हैं, और धूप निकलने के बाद ही हम थोड़ा नॉर्मल होते हैं, हम काम करने लायक हो जाते हैं, हमारी जोड़ चलना शुरू होते हैं या हम एक्टिव महसूस करते हैं। तो ये एक प्रमुख निशानी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अगर इसके ऑपोजिट जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका दर्द जो है वो शाम तक ज़्यादा होता है। इसका एक कारण है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द काम करने से बढ़ता है या जॉइंट्स पे एक्सर्शन ज़्यादा करने से बढ़ता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द आराम करने से बढ़ता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को एक्टिव रहना है पर एक्सेसिव लोड नहीं डालना है अपने जोड़ों पर। तो ये दर्द का समय है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। प्लस ऑस्टियोआर्थराइटिस में उतनी स्टिफनेस नहीं होती जितनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो दर्द होता है वो सामान्यतः एक जैसा ही रहता है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो दर्द है उसका एक कोर्स होता है उतार चढ़ाव वाला, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में वैक्सिंग एंड वेनिंग कहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब जो मरीज़ है वो काफ़ी दर्द में रहता है, एक दौर रहता है कुछ महीनों का जिसमें काफ़ी दर्द में रहता है वो, चाहे वो कितनी दवाइयाँ ले ले। फिर एक दौर आता है जब उसकी बीमारी एकदम घट जाती है, दब जाती है। तो ये जो कोर्स है ऊपर उतार चढ़ाव वाला, ये ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द लगभग एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई सीजनल वेरिएशन नहीं होते हैं। हालांकि हमें भी पता है कि ठंड के मौसम में ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द ज़्यादा बढ़ता है, कोई प्रमुख कारण नहीं है इसका, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जब टेम्परेचर कम होता है ठंड के मौसम में, तो शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है जॉइंट्स में, तो इसलिए उनमें अकड़न और उनमें सूजन और दर्द ज़्यादा होता है। तो ये भी एक थ्योरी है कि मतलब जी। तो उसको कैसे डायग्नोस करें? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट को समय से दर्द हो रहा है, उसको मे बी कहीं नीचे गिरा हो या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको दर्द हुआ होगा, अब वो कैसे समझे कि हाँ मुझे ये बीमारी है? नहीं, देखिए ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि ये एक अलग तरह का आर्थराइटिस है जो चोट लगने के बाद होता है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। वो क्या होता है, जब एक व्यक्ति को चोट लगती है और नॉर्मली फ्रैक्चर्स के बाद, जैसे जोड़ों के पास जो फ्रैक्चर होते हैं, कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो हड्डी के बीचों बीच होते हैं और कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो जोड़ों के पास होते हैं। तो जो फ्रैक्चर्स जोड़ों के पास होते हैं, यदि उनका समय रहते ठीक से उपचार ना हो, यदि उनका वो ठीक से ना जुड़े हों या वो गलत जुड़ गए हों, तो उस केस में क्या होता है कि जॉइंट का क्योंकि वो फ्रैक्चर जॉइंट के पास है, तो जॉइंट का सारा मैकेनिक्स चेंज हो जाता है और जो एक्सिस है हमारी मैकेनिकल एक्सिस वेट बेयरिंग की, वो चेंज हो जाती है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, जॉइंट के एक हिस्से पे एक्सेसिव फोर्स पड़ता है और एक हिस्सा फोर्स नहीं ले पाता है। तो वो जो इम्बैलेंस है फोर्सेस का एक्टिंग ऑन ए जॉइंट, वो क्रिएट करता है आर्थराइटिस को। तो जिस पोर्शन पे एक्सेसिव फोर्स पड़ रहा है वो हिस्सा जो है जोड़ का, वो आर्थराइटिस में सफर करता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है। तो यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद, यानी कि फ्रैक्चर्स के बाद, ये मैं नहीं कह रहा कि किसी को मोच लग गया है उसके बाद आर्थराइटिस होता है, वो नहीं होता है, पर फ्रैक्चर्स के बाद जो जोड़ों के पास होता है, उनमें यदि उनको दर्द होता है जोड़ों में, तो ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस की एक निशानी है। ओके। तो यदि हम ट्रीटमेंट की वगैरह बात करें, क्योंकि बहुत प्रमुख होता है, क्योंकि कई लोग इस जो है ये दर्द से जो है गुजरते हैं, स्पेशली जब उनकी आयु 60 के ऊपर होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्पेशली अगर बच्चों में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यंग एज में भी ये पॉसिबल है। एक और जो आर्थराइटिस होती है 40+ में आज देखते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है दोनों के लिए अलग होता है या किस प्रकार से इन दोनों को देखा जाता है? देखिए दोनों में फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को सबसे पहले हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो केवल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही उपयोग की जाती हैं। उनको स्टार्ट किया जाता है और नॉर्मली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं उनके असर को आने में समय लगता है। तो मरीज़ को कम से कम 2-3 महीने देने पड़ते हैं
देखने के लिए दवाओं का असर कैसा है। इसके साथ साथ जो कुछ फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी कराते हैं हम, जोड़ों को वार्म रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस नॉर्मली जो है वो जैसे सवेरे होता है, सवेरे क्यों होता है, टेम्परेचर कम होता है, स्टिफनेस होती है, तो जोड़ को गर्म रखना, घर पे ही सिकाई करना जोड़ों की, या फिजियोथेरेपी द्वारा सिकाई लेना जोड़ों का। तो दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजियोथेरेपी जितना की जाए उतना चांसेस ऑफ स्टिफनेस और चांसेस ऑफ डिफॉर्मिटी दोनों ही कम हो जाते हैं। जोड़ की चाल को मेंटेन रखने के लिए हाँ, ये कह सकते हैं कि एकदम नॉर्मल तो नहीं हो सकता है, हर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जॉइंट नॉर्मल नहीं हो सकता है, लेकिन एक फंक्शनल रेंज रहे, एक ऐसा बीच का रेंज रहे जिसमें वो अपने काम, जो लाइफस्टाइल की डेली एक्टिविटीज़ है, वो कर सके। कई सालों से आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि अधिकतर पेशेंट्स जो, अगर जैसे हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, ऐसे वाले पेशेंट्स जब आते हैं तो क्या लक्षण लेके आते हैं या फिर क्या समझाते हैं आते साथ? क्योंकि एज अ लेमैन अगर मैं भी आते हैं तो मैं एक लैंग्वेज यूज करूँगा, तो कैसे आते हैं? सबसे पहले तो वो यही कहते हैं कि हमें दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि ये एक पॉलीआर्टिकुलर डिजीज है, मतलब इसमें काफ़ी सारे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, एंड नॉर्मली इसमें शरीर के दोनों तरफ के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड में, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मरीज कई बार कहता है कि बस मेरे दाएं घुटने में दर्द है जी, या मेरे बाएं घुटने में दर्द है, या मेरे पर्टिकुलर कंधे में दर्द है। तो लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जब मरीज आता है तो वो ये कहता है कि मेरे दोनों जोड़ों में दर्द, दोनों घुटनों में दर्द है, दोनों कंधे में है, और मोस्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में छोटे जॉइंट्स जो हैं, जैसे हाथ की उंगलियां हैं जी, ये इन्वॉल्व होती हैं दोनों हाथों की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में। दर्द तो दोनों में है, लेकिन किस प्रकार का दर्द है, कितने जोड़ों का दर्द है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दर्द का समय जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि शाम होते होते उनके घुटने दर्द होना शुरू कर देते हैं। दिन भर वो काम कर लेते हैं, लेकिन शाम तक क्योंकि एक्सर्शन किया हुआ होता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द जो है वो काम करने पे बढ़ता है। जी जी जी। मैं अपने दर्शकों की याद दिला दूं, यह हमारा लाइव कार्यक्रम है, लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और विषय आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और फ़ोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम यहाँ पे किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, ये इसलिए क्योंकि उनका तजुर्बा बहुत होता है उस विषय पर और उस सेक्शन पर जो डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनका जो तजुर्बा होता है और उनके जो नॉलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं ताकि हम कई सारे सवाल उनसे पूछें जो सवाल आपके हैं। तो आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आए तो कृपया हमें कॉल करें और पूछें। सर, अगला सवाल रहेगा लाइफस्टाइल, जैसे कि आज का जो लाइफस्टाइल है कंप्लीटली बदल चुका है। उस समय का जो खान पान था, उस समय का जो एक्सरसाइज वगैरह था, आज मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे करके वो डिप्लीट हो रहा है या तो खत्म होने की तादाद में होने वाला है। तो लाइफस्टाइल को लेते हुए, जैसे कि वी हैव टैब्स, मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स, या घंटों तक आज जो है हमारे युवक युवतियां जो हैं इसमें अपना समय निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ना केवल उन दर्दों को, लेकिन ये जो बीमारी आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, इस पर भी उनको लेके जाता है? जी ज़रूर, क्योंकि देखिए आउटडोर एक्टिविटी मनुष्य की कम हो गई है। अब अधिकतर समय अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पे या अपने घर पे काउच पे मोबाइल और टैब लेके ही समय व्यतीत करते हैं। स्पेशली बच्चों में ये तो एक बहुत गलत ट्रेंड है ये, क्योंकि उनके लिए तो आउटडोर एक्टिविटी उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उनका मोटापा बढ़ता है, शरीर में फुर्तीलापन कम होता है, शरीर की लचीलापन कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और इसी तरह से वो जॉइंट की डिजीज से सफ़र करते हैं। तो इसीलिए ये शुरुआत से ही जो गलत चीज़ों में पड़ते हैं, जो गलत लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वो जो आर्थराइटिस की बीमारी जल्दी आने लग गई है। प्लस जंक फूड खाते हैं, है ना, तो पौष्टिक चीज़ों का सेवन कम हो गया है, और इजीली अवेलेबल जंक फूड जो बहुत टेस्टी होता है उसका सेवन ज़्यादा हो गया है। तो वो ऑब्वियसली बॉडी को इफेक्ट करता है, आपके शरीर को। देखिए, जंक फूड या जितना भी फैटी फूड होता है वो आपके शरीर को सुस्त भी बनाता है। तो वो एक जो है वो शरीर की फुर्ती को भी कम करता है। बाकी मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज तो हैं ही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना या
जो भी होता है, लेकिन साथ में शरीर का जो एक्टिविटी लेवल्स है वो कम हो जाती हैं। तो इसीलिए ये लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो अगर हम डाइटरी की बात करें, मतलब डाइट्स जो लेते हैं और प्लस न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, अगर इसको कितना कंसिडरेशन करना होता है जब ऑब्वियसली ये जो बीमारी आप कह रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल की साथ बनती है, तो कैसे हमें देखिए अब इसमें भी अलग अलग तरह की आर्थराइटिस के लिए अलग प्रकार का होता है। जैसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को कहते हैं कि वो ठंडे खाने का सेवन कम करें। ठंडा यानी कि जैसे रेफ्रिजरेटर से निकाल के पानी पीना या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना या फ्रिज से निकाल के दही खाना। तो क्योंकि ठंडा जो चीज़ें हैं वो जॉइंट्स की स्टिफनेस को बढ़ाती हैं, तो उनके लिए तो ये है कि उनको अगर खाना भी है तो वो निकाल के पहले से रखें ताकि वो एक रूम टेम्परेचर पे आ जाए। वो जो चिल्ड खाने की हैबिट है वो कम करनी पड़ेगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेशली। ऑस्टियो आर्थराइटिस में हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वो फैटी फूड्स ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि जितना शरीर का वजन बढ़ेगा उतना ही जोड़ों पर, स्पेशली घुटने, क्योंकि ऑस्टियो आर्थराइटिस मेनली घुटनों की बीमारी है, तो घुटनों पे प्रेशर शरीर का ही पड़ता है। तो शरीर का भार जितना ज़्यादा होगा उतना ही घुटनों पे मार लगेगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि वो वेट लॉस ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए हम ये प्रोत्साहित करते हैं कि खाना न्यूट्रिशियस लें एंड ज़्यादा फैटी खाना ना खाएं, शरीर पे मोटापे को ना चढ़ने दें। तो शरीर का वेट कम पड़ेगा तो घुटनों पे भी पेन कम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ जैसे गाउटी आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड रिलेटेड जो आर्थराइटिस है, उसमें हम ये कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट ना लें, क्योंकि हाई प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलाइज होके अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली अल्कोहल का सेवन ना करें और रेड मीट का सेवन ना करें, और जो नट्स होते हैं जैसे ग्राउंड मूंगफली और चना, मटर, बीन्स, जो ये मोटे दाने के जो पल्सेस हैं, इनका सेवन हम कम करने के लिए एडवाइस करते हैं ताकि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा शूट अप ना हो। क्योंकि यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ती है और वो फिर जमा होता है जोड़ों पे और वो एडवर्स इफेक्ट करता है, फिर बहुत ज़्यादा दर्द करता है। यदि हम सर्जरी की बात करें, कई सारे लोगों को जब सर्जरी शब्द हम सुनते हैं तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी ना, उनको एक कहीं ना कहीं वो जो फियर फैक्टर होता है वो आ जाता है। तो अगर हम इस बीमारी की अगर बात करें, क्या हमारे पास कोई सर्जरी अवेलेबल है, कि ऑप्शंस हैं कि सर्जरी करें? तो अगर ऐसा है तो कैसे? देखिए सर्जरी हर बीमारी का समझ लीजिए लास्ट ऑप्शन ही होता है ना, क्योंकि मरीज़ जो है वो सारे ऑप्शंस यूज़ करके ही सर्जरी पे जाता है। और इस बीमारी में, आर्थराइटिस की बीमारी में भी ये एकदम सही है, क्योंकि आर्थराइटिस की बीमारी में पहले ही बहुत सारे उपाय हैं, दवाइयाँ हैं, फिजियोथेरेपी है। तो इन चीज़ों को पहले यूज़ करना है। सर्जरी जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए एंड डेफिनेटली सर्जरी अवेलेबल हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो। जैसे जब जोड़ इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि मरीज़ का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अपने बेड से उठ के बाथरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है, वो ऑर्थोपेडिक एड्स यानी कि वॉकर्स या स्टिक्स लेके चलने पे मजबूर हो जाते हैं, और दर्द इतना सीवियर होता है कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जॉइंट्स का टेढ़ापन या डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं वो इतना बढ़ जाता है कि उनके लिए चलना मुश्किल है। तो उन केसेस में सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और सबसे कॉमन आज की डेट में जो सर्जरी है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जोड़ों को, जो जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बियॉन्ड रिपेयर जिसे कहते हैं, जब और कोई उपाय नहीं रहता है तो जोड़ को बदलवा के आजकल तो आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगते हैं। तो उसमें डेफिनेटली पेशेंट का जो दर्द का कारण है वही मिट जाता है। तो दर्शकों, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो विषय है, मैं समझता हूँ कि ये हर घर की कहीं ना कहीं एक विषय बनती है। तो इस विषय पर जो भी सवाल रहेगा आप लिख के रखिएगा। हम आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शेफ एंड सीईओ ऑफ 4 सीजन इवेंट्स मैनेजमेंट मिस्टर अश्वर पाल सिंह जी से। कि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमेशा ही जुड़ी रहती है, बट आपको उसे पार करना है। अपने हुनर को पहचानिए
क्योंकि हुनर को जब भी आप पहचान लोगे, आई थिंक सारी चीज़ें आप जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करियर में बनना चाहते हो, वो ज़रूर बन पाओगे। तो समय याद रखिएगा, 6 नवंबर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हमारा आज का जो विषय है वो आर्थराइटिस है और इस विषय पर हम बात करें डॉक्टर नीतीश कौरा से, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और इस विषय पर जो भी सवाल रहेंगे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 031922444745, 0319217213 पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जागरूक रहना अनिवार्य है, ना केवल आप, आपके माध्यम से आपका परिवार, मित्रगण और सब कोई जागरूक रह सकते हैं। और बहुत ही एक अहम बीमारी है, हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी को होती है, तो ज़रूर कॉल करिएगा। हम बात कर रहे थे सर सर्जरी के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। जी देखिए, सर्जरी जैसे मैं बता रहा था, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सबसे कॉमन सर्जरी है, और कई व्यक्ति जो हैं इससे डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सक्सेसफुल नहीं होती है या इसका सक्सेस रेट बहुत कम है जी। और बहुत सारे सर एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम? जी सर, हम कोटमट से बोल रही हूँ सर, जी नाम नहीं बताना चाह रही हूँ। जी मैडम, सवाल पूछिएगा। जो है, मेरे को भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है जी। मैडम मैं आपको सुन पा रहे हैं। मेरे को भी आर्थराइटिस है जी। और हम नहीं दिखा रही थी, इतना दिन तो हॉस्पिटल कभी दिखाई नहीं, बहुत तकलीफ झेली अपना जी। जी मैडम, कमर में भी प्रॉब्लम है। तो सर अभी हम जीबीपन में दिखाई थी, तो सर बोले कि सारा टेस्ट होया तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है बोले, और कमर में स्पॉन्डिलाइटिस है बोले। ओके जी। अब आप सवाल क्या पूछना चाहती हैं मैडम एक्चुअली? तो सर अभी मेरे को बेल्ट पहनने के लिए बोले हैं कमर में, तो हम बेल्ट पहनने से थोड़ा रेस्ट मिलता है ऐसे जी। सर तो एक पूछना है कि सर जो दवाई अभी हम ले रहे हैं, दवाई से तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा अभी तक भी, घुटनों में दर्द औसनी है अभी भी, तो दवाई कितना दिन लेने के बाद मुझे आराम पड़ेगा? जी देखिए, आपने अभी तक कितने दिनों के लिए दवाई ली है? सर से वही सवाल है कि वो दवाई कितना दिन खाने के बाद मेरे को फर्क पड़ रहा है? जी मैडम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने दवाइयाँ कब स्टार्ट की हैं? दिए है, तो हम अभी मंडे से ले रही है सर। जी देखिए, मैं जैसे इस कार्यक्रम में पहले बता चुका हूँ कि जो आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ हैं, मंडे से सर, यही मंडे से शुरू करिए। जी मैडम जी। जो आर्थराइटिस की जो दवाई आपने स्टार्ट की है, उनके असर को आने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों का एकदम से असर नहीं होता है। आर्थराइटिस की दवाइयों का असर आने में समय लगता है, कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं असर आने में। तो जब तक दवाइयों का असर नहीं आता है, तब तक के लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट ऑप्शन है। जो घरेलू उपचार है, जोड़ों की सिकाई करना, ऑइंटमेंट्स यूज़ करना, है ना, और आपको जैसे आपने बताया कि आपको कमर दर्द के लिए बेल्ट दिया हुआ है, तो इन सब को करिए। आपको फिजियोथेरेपी अगर नहीं बताया गया है तो आप स्वयं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकती हैं, जो आपको बता के देंगे कैसे कैसे एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि दवाइयों के असर को आने में समय लगता है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और दवाइयों का असर आएगा ज़रूर। जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। सर जैसे हम उस सवाल पे थे कि जैसे आप कह रहे थे कि कई लोगों का ये होता है कि सर्जरी में भी कॉस्टली हो सकता है। जी तो नहीं, देखिए कॉस्ट कंसिडरेशन तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि सर्जरी काफ़ी एडवांस सर्जरी है, एंड इसमें लगने वाला सामान और ये काफ़ी इसमें खर्चा होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। पर ज़्यादा डर लोगों को इसके सक्सेस रेट से होता है कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, और कि लोगों का यही मानना होता है कि मेरे पड़ोस में इसने कराया, उसका सक्सेस नहीं हुआ, या वो आज तक बिस्तर से नहीं उठा। और उनके मन में ये डर होता है कि हम जितना अब चल रहे हैं इतना भी नहीं चल पाएंगे। तो ये एक धारणा है जो कि बदलनी है, क्योंकि देखिए सर्जरी तो डेफिनेटली हर चीज़ का हल नहीं होता है। कुछ सर्जरियाँ होती हैं जो सक्सेसफुल नहीं भी होती हैं। कोई भी सर्जन ये नहीं कह सकता कि 100% सक्सेस दे सकता है वो तो, लेकिन ये पीछे हटने का कारण नहीं है। जब किसी व्यक्ति को दर्द है और जो दवाइयों से, जो हर किस्म के उपाय से
वो नहीं जा रहा है और लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, मेंटली, इमोशनली, सोशली अफेक्ट कर रहा है इंसान को, तब इट इज़ हाई टाइम कि वो सर्जरी के बारे में सोचे, क्योंकि डेफिनेटली सर्जरी के बाद इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्जरी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली कॉस्ट कंसिडरेशंस हैं एंड सर्जरी एक मेजर सर्जरी होती है। इसका फैसला कोई थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, परिवार में विचार विमर्श करके लेना चाहिए, पर इसका फैसला डर के नहीं लेना चाहिए। ओके, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया कि थोड़ा से वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो जब एक एज अ लेमन जब मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको आर्थराइटिस हो गया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है सर के ऊपर आ जाता है, अगर ये हो जाए तो मे बी ये मेरे पूरे जिंदगी भर मेरे साथ चलता रहेगा। तो कितना इफेक्ट दे सकता है ये मेंटली? देखिए, सबसे पहले तो ये डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक सेटबैक है जब डॉक्टर कहता है कि उसे आर्थराइटिस है, क्योंकि सबसे पहला सवाल जब हम बताते हैं कि आर्थराइटिस है, सबसे पहला सवाल मरीज यही करता है कि ये ठीक तो हो जाएगा ना जी, या इसका ये जड़ से निकल तो जाएगा ना जी। तो देखिए, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, अब केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे ब्लड शुगर है, इनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं जी। ब्लड शुगर जिसको डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रखता है, कैसे? दवाइयों से, डाइट चेंज करके, एक्सरसाइजेस से वो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है जी। पर जड़ से निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह आर्थराइटिस की बीमारी है, आप इसे जड़ से नहीं निकाल सकते हैं ये पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई डरने वाली बात है या कोई खतरे वाली बात है। बहुत लोगों को डर लगता है कि ये आगे जाकर क्या करेगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर डरने की कोई बात नहीं है। आपको दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से ही रहना, ये इसी के साथ आपको जीना सीखना है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, बॉडी फिट रखेंगे, उतना ही आर्थराइटिस का नेगेटिव इफेक्ट आप पर कम होगा और उतना ही आपके मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या इमोशनली लो फील करने लग जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वर्क प्लेस पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं कैसे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या है ना। तो वो चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज़ द की। पहले तो आप इसको एक्सेप्ट करें कि आपको आर्थराइटिस है, एंड देन उसके लिए जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उसको नियमित रूप से फॉलो करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो परेशान हो जाते हैं, 6 महीने बाद दवाई छोड़ देते हैं या एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ डाइट जो है, वो डाइट इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते कंट्रोल। तो वो ज़रूरी है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है यदि आप इमोशनली, मेंटली फिट रहना चाहते हैं विद आर्थराइटिस। तो अपनी लाइफ में जो भी है एक्टिविटीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरी है। जैसे लास्ट कॉलर ने एक और कहा था कि वो बेल्ट पहननी, तो जो बैक पेन वगैरह होता है, तो क्या इसका भी कोई संबंध होता है आर्थराइटिस? नहीं, देखिए, बैक पेन जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस की निशानी है। वो भी एक्चुअली वही है, इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी में होता है। और हम आर्थराइटिस जो कहते हैं वो जोड़ों के लिए कहते हैं। तो तकलीफ वही है और समस्या वही है। बैक पेन के साथ भी इंसान काम नहीं कर पाता है, या सवेरे उठने में तकलीफ होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, कमर अकड़ी भी होती है। तो देखिए, सिम्टम्स तो सब लगभग सिमिलर ही हैं। हाँ, पर यह है कि हाँ, इलाज में थोड़ा फर्क है, क्योंकि बैक पेन जो है उसके भी बहुत सारे कारण हैं। अब किस कारण से बैक पेन हो रहा है उसके हिसाब से डील करना होता है। जैसे महिलाएं हैं, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी, उनका बैक पेन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं उस दौरान उनके बैक जो स्पाइन होता है उसकी लिगामेंट्स में काफ़ी खिंचाव होता है, काफ़ी स्ट्रेच होता है, तो लिगामेंट्स थोड़े लूज पड़ जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइजेस बताते हैं गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को आफ्टर डिलीवरी जो एक्सरसाइज करनी होती है, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। जो मजदूर वर्ग है, जो बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, बोझ उठाते हैं और जो काफ़ी घंटों काम करते हैं, उनके लिए अलग रीज़न है आर्थराइटिस का। जो सीडेंटरी जॉब करते हैं, कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनमें भी बैक पेन होता है। खिलाड़ियों में बैक पेन होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है। बैक पेन सब में है, लेकिन सब में कारण अलग है। बेल्ट हम इसलिए देते हैं इनिशियली, बेल्ट हमेशा के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। बेल्ट जो है वो नॉर्मली हम यंगस्टर्स को तो अवॉइड करते हैं देना। नॉर्मली बेल्ट दिया जाता है
जैसे किसी की बैक की सर्जरी हुई है तो उसके सपोर्ट के लिए दिया जाता है, या किसी को बहुत ज़्यादा पेन है तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए कमर को सपोर्ट रहे और कमर पे एक्सेसिव जोर ना पड़े। जिसे कमर दर्द है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दर्द के बावजूद भी काम करना नहीं छोड़ते हैं। अगर हम उनको कह भी दें कि आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है, वो नहीं करते हैं। मजबूरियां सबकी होती हैं, आदतें सबकी होती हैं। तो जो मजबूरी की वजह से, आदत की वजह से काम करना नहीं छोड़ते, उनके लिए हम बोलते हैं बेल्ट यूज़ करो। कम से कम आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर कम पड़ेगा। तो बेल्ट जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन तो बैक पेन का भी फिजियोथेरेपी है, अपने बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और यदि बैक पेन हड्डी की कमजोरी की वजह से है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें कि हड्डियां जो है वो खोखली हो जाती हैं, है ना, उनमें कैल्शियम कम हो जाता है। तो उस केसेस में जो है उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। ओके। तो जैसे हम बेल्ट, एक सवाल एक्स्ट्रा रखना चाहूँगा मैं इस तरफ से कि जब हम बेल्ट की बात करते हैं, लोग पहनते हैं, तो अक्सर कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो रात के वक्त भी पहन के सोते हैं, तो कहाँ तक ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। रात के वक्त सो के पहनना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बेल्ट का इस्तेमाल केवल डे टाइम के लिए होता है, ट्रैवलिंग के टाइम पे होता है, वर्क टाइम पे होता है, जो सिस्टम पे बैठ के बहुत देर बैठे हुए हैं उनके लिए होता है, या जो एल्डरली पीपल हैं, कोई वॉक पे जा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं। जिनको लंबी दूरी का सफ़र तय करना है, ख़राब सड़कें हैं, जर्क्स लगने के, झटके लगने के चांसेस हैं, उनको बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। पर जब इंसान जब आराम कर रहा होता है तब तो बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोते वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बेल्ट का इस्तेमाल। हमने 2 प्रकार की आर्थराइटिस जाने सर, इसके अलावा भी क्या और भी कई प्रकार के आर्थराइटिस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे के आर्थराइटिस होते हैं। एक आर्थराइटिस है सेप्टिक आर्थराइटिस, जो कि जोड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाता है। जोड़ों में इन्फेक्शन होता है? जी, जोड़ों में इन्फेक्शन होता है, और जोड़ों में भी इन्फेक्शन के बहुत कारण होते हैं। कई बार जोड़ों में डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है, कई बार जोड़ों का इन्फेक्शन ब्लड से आता है। हाँ, जैसे किसी को चोट लग जाए जोड़ के पास, जख्म हो जाए, वो जख्म इन्फेक्ट हो जाए, तो बगल के जोड़ में वो अगर कम्युनिकेट कर रहा है जख्म जॉइंट से, तो वो इन्फेक्शन जो जख्म का है वो अंदर जा सकता है, वो प्राइमरी जॉइंट इन्फेक्शन हो गया। और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं, जो ब्लड में कीटाणु है वो जो है अल्टीमेटली, क्योंकि जोड़ों में भी ब्लड सप्लाई होती है, जो कीटाणु आपके शरीर में ब्लड में दाखिल हो चुका है वो आपके जोड़ों तक पहुंचेगा। तो ये जो आर्थराइटिस है इसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो सेप्टिक आर्थराइटिस का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंड डेफिनेटली कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। जब इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है, एंड कभी कभी ये जो है एक सेप्टिक आर्थराइटिस कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। तो उस केस में जो इन्फेक्शन है उसे क्लियर करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो सर्जरी करके हम पूरे जोड़ को क्लियर करते हैं इन्फेक्शन से। तो उस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो है सेप्टिक आर्थराइटिस। और इसके अलावा ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस एक तरह का आर्थराइटिस होता है। टीबी की बीमारी, जो कि बहुत ही आम बीमारी है। टीबी की बीमारी का और आर्थराइटिस का भी संबंध है? जी, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि टीबी जो है वो केवल फेफड़ों की बीमारी होती है। हम भी वही समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। बोन एंड जॉइंट दोनों ही टीबी से दूर नहीं है। दोनों ही टीबी से अफेक्टेड होते हैं। जब बोन में होता है उसे हम टीबी ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, जब जॉइंट में होता है उसे हम टीबी आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये एक तरह का आर्थराइटिस है, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस। तो इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसका ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस का यदि आप समय रहते डायग्नोसिस ना करें, समय रहते उपचार ना हो, तो ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस जोड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि परमानेंट हो जाता है। एंड ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस में सर्जरी करते हैं हम, लेकिन वो सर्जरी मरीज को कम्प्लीटली क्योर कई बार नहीं कर पाती है। तो इसीलिए ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस का अर्ली डायग्नोसिस एंड तुरंत उपचार बहुत ज़रूरी है। सर, इंजेक्शन की बात करते हैं। कई बार होता है कि जब पेन ज़्यादा होता है तो कई लोगों को जो है डॉक्टर्स की ओर से जो है इंजेक्शन वगैरह हड्डियों में दी जाती है। तो किस प्रकार, क्योंकि बहुत कम हम ये सुनते हैं कि हड्डियों में जो है इंजेक्शन जाता है, कुछ समय के लिए दर्द होता है, उसके बाद फिर ठीक होता है, फिर कैसे ये चलता है? देखिए, ये इंजेक्शन का जो सर, एक दर्शक जुड़े हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो,
हेलो, नमस्कार मैडम, आपका नाम? जी हेलो हेलो जी, नमस्कार मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा नमस्कार। कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी, मेरा नाम राजदुलारी शर्मा है जी मैडम। और मेरे पैरों में घुटनों में दर्द रहता है और यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। अगर प्रोटीन खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है, नहीं खाते तो मसल कमजोर होती है। ऐसे में क्या करा जाए? जी, ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा है कि प्रोटीन खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है एंड नहीं खाते हैं तो मसल कमज़ोर होती है। तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? हेलो हेलो जी मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूँ। 72 जी देखिए, एट 72 ईयर्स यदि आपके 72 साल जी यदि आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द है तो उम्र है मेरी। जी, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। एंड देखिए, प्रोटीन की जहाँ तक बात है, ये तो एक बैलेंस्ड डाइट की बात होती है। आपको अत्यधिक प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है जी। तो आपके जो मसल्स का जो न्यूट्रिशन है वो आपके डेली प्रोटीन सप्लीमेंट से ही आएगा, जो आपकी खुराक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसीलिए पहले तो आप एक्सेसिव प्रोटीन से परहेज रखें, क्योंकि यदि आपको यूरिक एसिड की भी समस्या है तो ये आपको दोहरी मार देगी, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। तो इसका फिर उपचार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रोटीन की मात्रा आप डाइट में वैसी रखिए जो एक बैलेंस डाइट होती है। आपका नॉर्मल जो भोजन है, जिसमें अगर दाल है, यदि आप अंडा खाते हैं या पनीर खाते हैं, तो प्रोटीन का इंटेक उसी से काफ़ी हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक्सेसिव अत्यधिक प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इलाज की बात है, वहाँ आपको अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और आपको वो यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ देंगे। यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो आपके जोड़ों में जमा होता जाएगा और जोड़ों को बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो यूरिक एसिड की मात्रा अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, जो नॉर्मल हम 7 तक मानते हैं, यदि उससे ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जी मैडम, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे हम बात कर रहे थे, जॉइंट्स में जो इंजेक्शंस वगैरह इंजेक्ट किया जाता है, कितना ये इफेक्टिव होता है सर? जी देखिए, जॉइंट में इंजेक्शंस का भी ये पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब जब भी मरीज़ आपके पास आता है तो सबसे पहले जो है वो आपको आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें मेडिसिन से ही स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जोड़ों का जो इंजेक्शन है ये जोड़ों में डलता है। ये नॉर्मली इंजेक्शंस भी कई प्रकार के हैं आजकल। पहले हम केवल स्टेरॉइड के इंजेक्शन सुनते थे, आजकल जो इंजेक्शंस आ गए हैं स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, वो पीआरपी के इंजेक्शंस आ गए हैं। पीआरपी का इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा सेफ और आज की डेट में वो उसका वैल्यू काफ़ी है, क्योंकि माना जाता है कि यदि अर्ली स्टेज में समय रहते अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम पीआरपी का इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो उससे जोड़ों की जो घिसाव है वो थोड़ा कम हो सकता है। जबकि दवाइयों से केवल जोड़ों का दर्द कम हो सकता है। जो जोड़ ऑलरेडी घिस चुके हैं उनका जो घिसाव है वो दवाइयाँ कम नहीं कर सकती। लेकिन पीआरपी एक ऐसा इंजेक्शन है जो माना गया है, बहुत ज़्यादा इसके लिए तथ्य नहीं है, पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जो क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं, वो काफ़ी फेवरेबल हैं। वो कहते हैं कि पीआरपी का इस्तेमाल, लेकिन हाँ, इसका यूज़ उन पेशेंट्स पे नहीं करना चाहिए जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ये केवल अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस पे काम आता है, जब जोड़ों में घिसाव जो है वो आना शुरू हुआ है या बहुत हल्का है, तो उस केस में पीआरपी का काफ़ी रोल है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमनली जो इंजेक्शन दिया जाता है वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन है। इसमें भी लोगों की ये एक मान्यता है कि स्टेरॉइड जो है वो नुकसान करता है। डेफिनेटली स्टेरॉइड नुकसान करता है जब वो आपके शरीर के अंदर सिस्टम में जाता है। पर जोड़ों में जब हम स्टेरॉइड डालते हैं तो वो नॉर्मली वो जोड़ों जो जॉइंट है वो एक क्लोज्ड स्पेस है। देखिए, वो एक क्लोज स्पेस है, तो वो जो जोड़ है, जो स्टेरॉइड है, वो इंजेक्शन वो वहीं पे काम करता है। वो आपके शरीर को इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेते रहें इसको। ऑब्वियसली ये जो है ये एक सेकेंड ऑप्शन ही है। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा
मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ये तीनों को जब इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर भी जो मरीज की एक्टिविटीज़ हैं डेली लिविंग की वो डिस्टर्ब हो रही हों और काम नहीं बन रहा हो इन चीज़ों से, तब हम डेफिनेटली स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। और उसका भी हम एक ध्यान रखते हैं कि इसको एक गैप में दिया जाए, इसको कंटिन्यूसली यूज़ ना किया जाए या अत्यधिक इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि देखिए, जब मरीज़ को इंजेक्शन से आराम आ जाता है तो अगली बार वो फिर इंजेक्शन ही चाहता है। जी जी, वो उसके मन में ये होता है कि आराम इसी से आएगा। पर हम यही एडवाइस करते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रूप में किया जाए। जी, एक दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा और फिर हमसे बात करिएगा। हेलो हेलो, शायद थोड़ा सा लाइन में। सर, पेशेंट्स अब आपके पास आते हैं तो पेशेंट्स अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं। जैसे कि अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड है, सबके पास फ़ोन है, गूगल भी है, यूट्यूब भी है, तो सब स्क्रॉल करते हैं, सब टाइप करते हैं और जो अपना ही परेशानी है वो उनको वहाँ टाइप करते हैं और एक लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स निकलता है और उसको लेके आके आपकी समझ रखते हैं। तो बीइंग एज अ डॉक्टर, आप कैसे डायग्नोस करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को जो है ये कई सारी बीमारियां आती हैं, कई सारी यहाँ परेशानियां आती हैं, लेकिन जब आप देखते हैं, उनको समझते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका कैसा रहता है कि कैसे आप डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ इसको ये है? ये बहुत ही अहम है। देखिए, आर्थराइटिस का डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कोई बहुत विशेष टेस्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक एक्सरे और कुछ ब्लड टेस्ट, इन्हीं से ही आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और उनसे पहले मरीज की समस्या सुन के, सबसे बड़ी चीज़ है जो हिस्ट्री होती है मरीज की बीमारी की। जैसे ही मरीज कहता है कि हमारे बहुत सारे जोड़ इफेक्ट हो रहे हैं, सवेरे उठ के परेशानी बढ़ रही है, सुबह उठ के हम मुट्ठी नहीं बंद कर पाते हैं, अकड़न रहती है, तो दिमाग में अपने आप ही आ जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ इशारा है। फिर उसको हम कंफर्म करते हैं। जी, एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम रीना है सर जी। और मैं नीतीश सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे सर ने अभी पीआरपी इंजेक्शन के लिए कहा है ना, तो जैसे नॉर्मली आर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, तो आर्थराइटिस में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पीआरपी का इंजेक्शन ले सकते हैं, वो पेशेंट्स के लिए सेफ है कि नहीं है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो पीआरपी का अभी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पहले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अलग तरह के इंजेक्शंस होते हैं। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, आपने अपनी तरफ से जानकारी हासिल करने की कोशिश की होगी, तो उसमें कुछ इंजेक्शंस हैं जो उनको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं, जो आपके जो शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो आपके अगेंस्ट ही काम कर रही है, उसको थोड़ा दबाती है। तो उससे जो है आपके शरीर के अगेंस्ट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है सेल्स का, वो कम होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उन इंजेक्शंस का रोल ज़्यादा है, एंड वो इंजेक्शंस भी जो है वो आखिर में ले जाने चाहिए जब दवाइयों का असर आना कम हो जाए। पर आज की तारीख में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं, काफ़ी ओरल मेडिसिन्स जो टैबलेट्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो इंजेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। जी जी मैडम, धन्यवाद कॉल करने के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे सर की आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या आपका जो डायग्नोस होता है, मैं ये कह रहा था कि जो मरीज अपनी समस्या बताते हैं उसी से हमें पता चल जाता है कि वो किस दिशा में है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में एक डायग्नोसिस आ जाता है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर उसको कंफर्म करने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरे और बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं। जी सर, एक दर्शक जुड़े हैं, क्षमा चाहूंगा, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार सर, आपका नाम? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं यहाँ से डॉलीगंज से बोल रहा हूँ। जी, मैं डॉलीगंज से बोल रहा हूँ, गुरपाल सिंह नाम है मेरा। जी जी जी
गुरपाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा। सर मुझे थोड़ा सा पता करना था, एज 56-57 है जी। और एडी में दर्द रहती है, वो भी कुछ आर्थराइटिस से संबंधित है जहाँ और कोई वजह है? जी, एड़ियों का जो दर्द आपको है वो एड़ी के नीचे की तरफ होता है। हेलो गुरपाल जी। जी हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा। जी हाँ, नीचे की तरफ होता है। जी, जो घुटने, जो आपके एड़ी के नीचे की तरफ जो दर्द होता है वो नॉर्मली क्या बहुत देर बैठ जाने के बाद या सवेरे उठने के बाद होता है? सवेरे उठने के बाद? हाँ जी, तो ये जो है होता है, सवेरे उठने पर ज्यादा होता है और हमेशा चलते हुए होता है। जी, ये एक्चुअली ये आपको आर्थराइटिस नहीं है, ये इसे हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। आपकी जो एड़ी की हड्डी है, जिसे टेक्निकल भाषा में कैल्केनियम कहते हैं, उसमें एक बोन की ग्रोथ हो जाती है, बोन ग्रोथ हो जाती है जो कि आपको दुख पहुंचाती है। और स्पेशली ये दर्द जो है वो जब आप सवेरे उठेंगे तो ज़मीन पे पाँव रखना मुश्किल होता है एकदम से। जी। आप तुरंत आप बिस्तर से उठ के नहीं चल पाते, थोड़ा रुकना पड़ता है आपको, या कहीं आप बहुत देर बैठ जाएं तो आपको उठने में तकलीफ होती है। तो ये जो बीमारी है ये आर्थराइटिस नहीं है, ये आपको है प्लांटर फेशियाइटिस। तो इसके लिए जो है आपको सिंपल एक सिकाई का तरीका होता है कि पहले आप थोड़ा गर्म पानी में अपने पैर को डाल के रखिए 3 मिनट, और फिर निकाल के 2 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में रखिए। तो इस तरह से एक साइकिल जो है गर्म और ठंडे पानी का वो 5 मिनट का हो जाता है। ऐसे आप 4 बार रिपीट कीजिए रात को सोने से पहले। तो ऐसा करने पे आप जब सवेरे उठेंगे तो आपका जो सवेरे उठने का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो कम हो जाएगी आपकी। कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आपसे जैसे हम पूछ रहे थे कि सर ये आपने कहा कि उनसे पहले बात करना, पेशेंट से जो होता है बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्लिनिकल टेस्ट जैसे आपने कहा कि ब्लड टेस्ट एक कॉमन टेस्ट, बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट है और बहुत ही सिंपल एक्सरे है। ना हमें कोई MRI की ज़रूरत होती है, ना हमें CT स्कैन की ज़रूरत होती है। आर्थराइटिस का डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होता है एंड कंफर्मेशन विद ओनली ब्लड टेस्ट एंड एक्सरेस। ओके सर, एक अगला सवाल रहेगा कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जनरली, तो कई सारे लोग समझते हैं कि मेडिसिन अगर हम लंबे समय तक लें तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई और प्रॉब्लम तक हम ले जा सकती है। तो कैसे इस चीज़ को हम समझते हैं? देखिए, हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनको हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। पर क्या होता है कि जब हम तो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, लेकिन फिर मरीज जो है वापस हमारे पास नहीं आता है और वो उसी प्रिस्क्रिप्शन से दवाई खरीद के अपने आप खाते हैं। तो लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में किडनी बीमारियों का, किडनी फेलियर का सबसे इम्पोर्टेंट कारण। डायबिटीज़ तो है ही एक कारण किडनी फेलियर का, ब्लड प्रेशर एक कारण है, लेकिन एनाल्जेसिक जो नेफ्रोपैथी है ये एक बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि एनाल्जेसिक्स जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। जी सर, एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैडम, आपका नाम? सर मेरे फादर का नाम है कैलाश सिंह है। जी मैडम। हाँ जी मैडम, सवाल पूछिएगा। सर उनका जो है वो डायबिटिक पेशेंट है और उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मतलब इतना दर्द होता है कि ना वो बाथरूम वगैरह नहीं जा सकते हैं और हड्डियों में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सर से ये पूछे कि मतलब कौन सी मेडिसिन अच्छी होगी इसके लिए। आपके पिताजी की उम्र कितनी होगी? सर उनकी 75। जी देखिए, एट 75 उनको डेफिनेटली अगर दर्द है तो वो जोड़ों का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही है। तो इनिशियली तो देखिए बेस्ट तो यही रहेगा कि आप कुछ दिनों के लिए उनको एनाल्जेसिक्स दीजिए, एंड लेकिन साथ साथ ज़रूरी है कि थोड़ा फिजियोथेरेपी कराई जाए, क्योंकि फिजियोथेरेपी जितना आप अच्छी तरह से करेंगे, जितना आप नियमित रूप से करेंगे, उतना ही दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि पहले आप उनको डेफिनेटली डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनका करेक्ट डायग्नोसिस हो, और फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एल्डरली लोगों में हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दे नहीं पाते या देना अवॉइड करना चाहिए, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी ही बेस्ट ऑप्शन है। जी जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। एक और दर्शक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो। हेलो जी नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम शोभा रानी, बेटापुर लंडमान से बोलती है। जी शोभा जी, सवाल पूछिएगा। मेरा नाम शोभा रानी है। जी मैडम सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि हम सुबह जब उठती है तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, थोड़ा मतलब 1-1.5 घंटा चलने के बाद में झुक नहीं सकती, इतने जल्दी झुक नहीं सकती, बैठ नहीं सकती जल्दी। जी जब सवेरे उठती हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा? जी देखिए, ऐसा है कि आपकी उम्र कितनी है? यही है मेरा सवाल। मैडम आपका उम्र कितना है? हेलो। उम्र 32 है। जी मैडम। देखिए, यदि आपके सवेरे उठने पे कमर में दर्द होता है और 32 उम्र है मेरा। जी मैडम जी। देखिए, नॉर्मली फीमेल्स में, महिलाओं में यंग एज में जो बैक पेन होता है तो हम ये कहते हैं कि अपने शरीर में कैल्शियम की मात्रा का टेस्ट कराएं। कैल्शियम और विटामिन D3 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियों की कमज़ोरी ही सबसे बड़ा कारण होता है जो कमर में दर्द होता है। तो आप एक बार अपना एक्सरे कराएं और बेसिक ब्लड टेस्ट कैल्शियम और विटामिन D3 का ये करवाएं। इनसे ही पता चल जाएगा कि आपका दर्द का कारण क्या है और उसके मुताबिक हम इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर नीतीश गौड़ा, मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि समय जो है समाप्त हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें एक संदेश दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप कहते हैं एज ए डॉक्टर तो लोग समझेंगे कि किस प्रकार ये बीमारी जो है आगे जाके कई सारे लोगों को परेशानी दे सकती है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो भी आर्थराइटिस से पीड़ित हैं लोग, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि उनको आर्थराइटिस है एंड उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी। ये ऐसे कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये माना कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो उनके साथ साथ रहेगी। तो उनका यही है कि वो लाइफस्टाइल अपनी सही रखें, अपने शरीर को फिटनेस लेवल एकदम सही रखें और जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनको नियमित रूप से लें। इरेगुलर ट्रीटमेंट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और मैं समझता हूँ कि जो कार्यक्रम था, जो विषय था, बहुत ही अहम था, लेकिन आपने बहुत ही सरल भाषा में जितने भी सवाल थे हमारे और जितने भी दर्शक हमें पूछे, आपने बहुत सरल भाषा में उनको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, मैं समझता हूँ कि यह कार्यक्रम और आज का जो विषय था बहुत ही अहम था और आपने इस चीज़ को समझा। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ये हमारा सोशल मीडिया एक्स है @DDK_पोर्टब्लेयर, हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर। यदि आप हमें तुरंत देखना चाहते हैं जब हम लाइव जाते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप लाइक करें। यदि आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेड ऑफ पोस्ट, पिन कोड 744102। हमारा ईमेल ID है hopddk@gmail.com। तो दर्शकों, मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अहम था, विषय भी बहुत ही अनिवार्य था। तो आपसे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। you